हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक हैं इन्हें लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अक्सर इन्हीं सब चीज़ों में से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो पहला जो अब ये है कि हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में जो भाषा है उसका एक विशेष महत्व होता है कि भाषा की शिक्षा बच्चों को दी जाए। अगर बच्चों का भाषा पर अधिकार नहीं है तो उनकी प्रगति भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें भाषा नहीं आती है, पढ़नी नहीं आती है, लिखनी नहीं आती है, बोलनी नहीं आती है शुद्ध भाषा, तो उनका विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है और वो रचनात्मक कार्य करने में भी योग्य इतने नहीं रहते, असमर्थ हो जाते हैं। तो हमारे भाषा की ही वजह से हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। ज्ञान जो होता है उसका आधार, कोई भी हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए हमें एक भाषा की ज़रूरत होती है। जो बच्चा घर में भाषा बोलता है वो बोलचाल की भाषा या व्यवहारिक भाषा होती है जो उसके घर में बोली जाती है, जिसे हम मातृभाषा भी कहते हैं। जो सबसे पहले उसने सीखी है तो वो हमारी मातृभाषा है। लेकिन जो हमारी उच्च शिक्षा है, अगर उच्च शिक्षा को हमें प्राप्त करना है तो हमें जो साहित्य की भाषा जानना बहुत अनिवार्य होता है। बिना साहित्य की भाषा जाने हम उसके ऊपर क्या है कमांड नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो भाषा के माध्यम से ही छात्र जो है अलग अलग जो विविध विषयों का अध्ययन करता है, भाषा में कमांड होने से ही। तो भाषा की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, उनके शिक्षण की आवश्यकता जानने से, अगर हमें भाषा का महत्व बहुत अच्छे से पता है तो हम उसकी आवश्यकता, शिक्षण की आवश्यकता का ज्ञान भी हो जाता है कि हमें वो क्यों पढ़ानी चाहिए। अगर मुझे पता है कि हिंदी की कितनी इम्पोर्टेंस है तो मुझे ये भी पता है कि इसको पढ़ाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ाएंगे तभी बच्चा क्या है वो हमारा जो साहित्य है उसको पढ़ सकेगा, शुद्ध भाषा बोल सकेगा, समझ सकेगा। तो इसके साथ ही जो शिक्षक जो होता है उन्हें जितने भी सभी उद्देश्यों से पूर्ण परिचित हो जाना चाहिए। शिक्षक को पहले खुद उद्देश्य पता होना चाहिए कि भाषा जो है पढ़ाना क्यों है, क्यों भाषा पढ़ाई जाए, भाषा के क्या उद्देश्य हैं। तो शिक्षक को उद्देश्यों की जानकारी होना ही उसे सफल शिक्षक बनाती है, क्योंकि जब वो क्लासरूम में जाएगा और उसे उद्देश्य नहीं पता कि मैं बच्चों को भाषा क्यों सिखा रहा हूँ, उस बच्चों को तो वैसे ही भाषा आती है, कोई ना कोई उनके घर में बोली जाती है जो उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्यों ऐसी शुद्ध भाषा उन्हें सिखाएं, क्यों हम उनकी गलतियाँ ठीक करें। हमें एक शिक्षक होने के नाते इन सभी बातों का ध्यान होना चाहिए, उद्देश्य पता होने चाहिए कि हमें बच्चों को शुद्ध भाषा सिखानी है, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण अच्छे से हो, बच्चे की सोच सही हो, वो अशुद्धियाँ ना करे, वो हमारे साहित्य की रचना कर सके, साहित्य को पढ़ सके और एक अच्छा नागरिक बने। क्योंकि अगर हमारी भाषा अच्छी है तो हम चिंतन मनन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो भाषा में जो है 4 तरह के उद्देश्य होते हैं। तो पहला, हिंदी भाषा में तो पहला उद्देश्य हमारा कौशलात्मक उद्देश्य है कि कौशल लेके आना है। कौशल का मतलब होती है स्किल लेके आनी है कि हम बच्चे में स्किल का डेवलपमेंट कैसे करें, कैसे उसको कौशल उसका विकसित करें। तो जो हमारे कौशल होते हैं, जो स्किल्स होती हैं, वो 4 तरह की होती है। सबसे पहले सुनना, कि हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं, सुनने के बाद हम उसे बोलते हैं, बोलने के बाद हम क्या है पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे अंत में लिखते हैं। ये DSSB में पूछा भी गया था और बच्चों ने गलत किया, क्योंकि हमने ये मेंटेलिटी बना रखी है। क्वेश्चन था कि पढ़ना आसान है या लिखना आसान है, तो बच्चों ने कहा कि लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन था कि पढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, बच्चों ने ये टिक किया था और वो उनका आंसर गलत हो गया था। ये
एक चैनल वाइज चलता है। पहले हम सुनते हैं, सुन के बोलते हैं, फिर हम चीज़ों को पढ़ना सीखते हैं, पढ़ने के बाद अंत में हम लिखना सीखते हैं, क्योंकि लिखने में हमारी जो हाथों की फाइन मोटर स्किल्स है उसका यूज़ होता है। तो आपको सीक्वेंस कभी भी नहीं भूलना है। तो अब इसके अंदर भी 4 जो हमारे कौशल हैं, इन चारों कौशल में भी हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 कौशल हमारे ग्रहण करने के से रिलेटेड है, जिसके द्वारा हम चीज़ों को समझते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। और दूसरे जो 2 हैं, उन 2 कौशल के द्वारा हम अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी जो बातें हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कौशलात्मक उद्देश्यों को हम 2 में डिवाइड करेंगे, ग्रह्यात्मक और अभिव्यक्त्यात्मक। तो ग्रह्यात्मक में होता है, इसमें वो उद्देश्य आते हैं जिसके द्वारा हम कौशल, जो बच्चे जो हैं उन सब चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण क्या इसमें आएगा, मौखिक और लिखित। तो विचारों को व्यक्त करने के लिए भी क्या है, ये ग्रहण करना होता है। तो अब इसके अंदर आता है कि श्रवण और पठन कौशल। जो श्रवण, अब कोई भी चीज़ ग्रहण करना, समझना, आप कैसे समझोगे, आप समझोगे सुनकर। श्रवण का मतलब होता है सुनना और पठन का मतलब होता है पढ़ना। अगर आप मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो आप उस चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो, उस चीज़ों को समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग ला रहे हो, तो वो आपकी सोच को विकसित कर रही है। तो श्रवण, सुन के आप सुन रहे हो, आप अभी मेरी बात सुन रहे हो, तो आप क्या है, आपकी समझ विकसित हो रही है। तो श्रवण कौशल के विकास में श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो सुनने के उद्देश्य हैं कि मनोयोग से सुनने की योग्यता का विकास करना, कि बच्चे जो हैं मनोयोग से सुन सके, मन लगाकर उसको सुने, जो आप बता रहे हैं कोई भी चीज़ है। सुनने में शिष्टाचार का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत चीज़ें सुन रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है और आप उन चीज़ों को सुन रहे हैं, वो नहीं। आपको शिष्टाचार रखते हुए सुनना है। आपको श्रुत्र सामग्री के अर्थ को समझना, जो भी सामग्री है वो उसका क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहता है, वो जो श्रुति जो लिखी हुई है उसका अर्थ ग्रहण करना। ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़े जा रहे हो लेकिन आपको ग्रहण कुछ नहीं हो रहा। हमें ऐसी चीज़ें, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उनको मीनिंग समझ नहीं आता, तो ऐसे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। पढ़ना ऐसा जिससे कि वो उस चीज़ को ग्रहण कर सके, उसके अर्थ को समझ सके। सुनकर विचारों को ग्रहण करना, कि जो भी सुन के हम जो भी विचार हैं उनको ग्रहण कर सके। वक्ता के भावों को समझना, कि जो सामने वाला है, जो वक्ता मतलब जो बोल रहा है, जो वक्ता है हमारा, वो क्या समझाना चाहता है, उसके भावों को समझना। आदेशों व निर्देशों को समझना, जो हमें कमांड दी गई है हम उसे समझे कि वो क्या बता रही हैं। उपयोगी अंशों का चयन करना, कि जितने भी चीज़ें, मान लो एक न्यूज़पेपर है, आप पढ़ रहे हो, आपको बोला कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको हाईलाइट करो। तो मुख्य बिंदु जो हैं किसी भी चीज़ों के, उन मुख्य अंशों को समझना, कि जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी और उसका मुख्य अंश क्या था, क्या आपको मोरल उससे मिला, तो वो उसका मुख्य अंश है, उसको आप चयन कीजिए। और शब्द, मुहावरे और उक्तियों के प्रसंगानुकूल अर्थ व भाव समझना, कि जो शब्द क्या है, मुहावरे क्या है, कहाँ पे उक्तियों को क्या अर्थ, किस सेंटेंस में उसका किस वे में यूज़ किया है, उसको समझ सके बच्चे। अब विचार, भाव और तथ्यों पर परस्पर संबंध समझ सकना व मूल्यांकन कर सकना, कि जिसमें जो विचार और भाव हैं, उनके जो तथ्य हैं, जो भी है, उन सब तथ्यों के अंदर क्या रिलेशनशिप है, कि उनका इवैल्यूएशन करना हर चीज़ में। अब सारांश ग्रहण करना, जो समरी है, जो समरी आप उसको ग्रहण कर सकते हो कि ये आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, इसका सार क्या था, उद्देश्य क्या था। तो ये हम क्या है, ये हमें श्रवण कौशल, ये सुनने से हमें विकसित होता है। अब पठन कौशल से भी हम ग्रहण करते हैं चीज़ों को। इसके अंदर अब पढ़ने से हम खुद कैसे पता चलेगा, पढ़ने में होगा शुद्ध उच्चारण।
पढ़ने से पठन कौशल के उद्देश्य होने चाहिए कि सबसे पहले शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, कि आपको एज अ टीचर देखना है कि बच्चा कहीं शब्दों का गलत उच्चारण तो नहीं कर रहा, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। आप पहले खुद शुद्ध उच्चारण कीजिए, जब ही बच्चा आपको क्या करेगा, अनुस्वार वाचन करेगा, आपके पीछे पीछे बोलेगा। आप जैसा बोलोगे, उचित गति की जो बोलना है, आपकी गति सही होनी चाहिए। बालाघात, बालाघात मतलब जिन उच्चारण में लगने वाली शक्ति, जिस उच्चारण में जितनी शक्ति की ज़रूरत है, जैसे कि कोई भी स्टोरी आप पढ़ा रहे हो, आप कुछ पढ़ा रहे हो और आप एक ही टोन में पूरा सेंटेंस बोले जा रहे हो, तो उसका कुछ हाव भाव कुछ नहीं पता चलेगा। तो आपको जहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो उस पर बालाघात देख के ज़ोर डाल के बोलना उस उचित चीज़ को। अनुतान का, उतार चढ़ाव का, स्वर के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। पाठ्य वस्तु को ध्यान व धैर्य के साथ पढ़ना, कि ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में पढ़े जा रहे हो और मीनिंग आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप पढ़ो, लेकिन जो एलिमेंट्री स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर को ध्यान देना है कि बच्चा जल्दबाजी ना करे, वो धीरे धीरे पढ़े और चीज़ों को समझे जो उसके अंदर समझाया जा रहा है। तो ध्यान और धैर्य के साथ। अब भाव के अनुकूल सस्वर वाचन करना। सस्वर वाचन क्या होता है, जब टीचर के पीछे पीछे क्या है बच्चा बोलेगा, जैसे आप जो बोल रहे हो आपके पीछे जो रिपीट कर रहा है, तो वो सस्वर वाचन होता है। भाव के साथ बोले, जिस भाषा में, जिस भाव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ आप बोल रहे हो, बालक भी उसी चीज़ को सस्वर वाचन करे। पाठ्य सामग्री में जो भी प्रयुक्त शब्द आ रहे हैं, मुहावरे आ रहे हैं, लोकोक्तियाँ आ रही हैं, उसका अर्थ ग्रहण करना कि इस अर्थ का क्या मतलब है, ये क्यों यूज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें करना। अब है पठित अंश का सारांश व केंद्रीय भाव ग्रहण करना, कि जो आपने पढ़ा है उसका अंश, उसका सारांश क्या है, क्या समरी है, जो मैंने पूरा पढ़ लिया, आखिरकार इसमें क्या पढ़ाया जा रहा था, अंश क्या था, इसका समरी क्या थी, इसके अंदर केंद्रीय मेन जो इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ के ऊपर बल दिया गया। मैंने एक स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी में मेन फोकस किस चीज़ पे दिया गया है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, इसका पूरा सारांश बताना, केंद्रीय भाव ग्रहण करना। और पाठ्य सामग्री से उपयुक्त अंश का चुनाव करना, कि जो सबसे उपयुक्त अंश है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसका चुनाव कर सके बच्चे। और पाठ्य सामग्री की भाषा शैली को समझना है कि भाषा शैली उसकी कैसी है, कैसी शैली का यूज़ किया है, उसके अंदर अपभ्रंश है या जितनी भी अलग जो शोर सेनियाँ, कौन कौन सी भाषा शैलियाँ हैं, कौन सी भाषा शैली का यूज़ किया गया है, सिंपल है, कैसी है, वो सब भी करना। अब ये थे हमारे ग्रहणात्मक उद्देश्य, जिसमें चीज़ों को ग्रहण किया जाता है। अब आते हैं हमारे अभिव्यक्तात्मक। अभिव्यक्तात्मक मतलब अभिव्यक्ति करना, अपनी जो बात है वो दूसरों को समझाना, या तो बोलकर समझाना या लिखकर समझाना। हमारे पास दो माध्यम है अपने विचारों को, अपने अनुभवों को दूसरों तक समझाने के लिए। तो जो व्यक्ति जितने अच्छी तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, उतना प्रभावशाली व्यक्ति वो कहते हैं, उतनी सफलता उसे प्राप्त होती है। प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को दूसरों के सम्मुख रखना। तो अभिव्यक्ति में भी हम दो चीज़ें हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास और लिखित अभिव्यक्ति का विकास। तो इसमें आ जाता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास। इसमें हम बोलेंगे कि बोलने में उचित, कि जो हम बोल रहे हैं उसमें हमारा उच्चारण जो है, अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो मेरा उच्चारण उचित, उच्चारण सही हो, गति सही हो, जहाँ विराम की ज़रूरत है आदि का पालन किया जाए। और प्रभाव भी सही होना चाहिए, उचित प्रवाह के साथ बोलना। ऐसा नहीं कि एकदम मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ फिर एकदम स्लो हो गई, ऐसा नहीं। एक फ्लो जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि सुनने वाला उसको ग्रैस्प करने में टाइम लगता है, समय लगता है।
बोलकर विचारों को व्यक्त करने की योग्यता का विकास, कि आप अपने जो विचार हैं उनको बोलकर व्यक्त कर सकें अच्छी तरीके से, और बोलते टाइम आप उचित हाव भाव का आरो अवरो, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, उतार चढ़ाव कैसे देने हैं वार्तालाप में, इसका यूज़ करें। अब आ जाता है सबसे ज़रूरी कि बोल तो सभी लेते हैं, लेकिन शिष्टाचार के साथ बोलना, जो नियमों का शिष्टाचार का पालन करना बहुत ज़रूरी है, कि आप किसी अपशब्द का यूज़ ना करें, आपके भाषा में शिष्टाचार हो, आपके विचार वैसे व्यक्त हों, भाव के अनुरूप शब्द प्रयोग करना, कि आपके जैसे भाव है उसके अनुरूप आपको शब्दों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने क्या किया है, बच्चे क्या कर रहे हैं कि भाषा वो कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन उनको शब्दों का चयन गलत है, जिससे उनकी जो भाषा है जो वो बोलना चाह रहे हैं उसको गलत समझा जाए। अब है दैनिक व्यवहार, जो हमारा रोज़ाना का व्यवहार है, हम उसमें शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करें। और है प्रसंग के अनुरूप शैली का प्रयोग करना, कि जैसा हमसे प्रसंग किया गया है, पूछा गया है, वैसी शैली में हम भाषा का उत्तर दें। अब है संक्षिप्त और सारगर्भित बात करना। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में बताओ और उसका सार हो, उसकी एक इम्पोर्टेंस हो, उसके अंदर कुछ वैल्यू हो, कुछ बात हो उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आप पूरा बोले जा रहे हैं लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई सार नहीं है, मीनिंगलेस चीज़ें नहीं बोलनी है, आपको थोड़ा बोलना है और मीनिंगफुल बात करनी है। बोलने में आत्मविश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात करते टाइम पे, और जितने भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनका उचित ढंग से उत्तर दे सकना। अब लेखन कौशल का विकास हम कैसे करते हैं? लेखन कौशल के लिए है लिपि का ज्ञान कराना, कि जो लिपि है, किस लिपि में आप लिख रहे हैं, ये हमारी हिंदी जैसे देवनागरी लिपि है, तो आपको लिपि का ज्ञान कराना ज़रूरी है, कि क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य कैसे लिखा जाता है, हर चीज़ का पर्यायवाची शब्द, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें एक चीज़ों को पूरा कराना लिपि में। अब जो आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए, लेख होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए, साफ हो, सुंदर हो, सुडोल जो अक्षरों की बनावट हो, और शुद्ध लिखें आप। आपकी जो वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी और वाक्य रचना की योग्यता उत्पन्न करना, कि आपकी जो वर्तनी है वो शुद्ध हो, आपकी वाक्य की रचना भी शुद्ध हो, आप अशुद्ध चीज़ें ना लिखें। विराम चिन्हों का प्रयोग करना, कि कहाँ पे विराम चिन्ह, क्योंकि बिना विराम चिन्ह के जो भाषा है हमारी अशुद्ध मानी जाती है, जो सेंटेंस हैं उनका मतलब ही बदल जाता है। और लिखकर विचारों को प्रकट करने की योग्यता का विकास करना, कि लिखकर आप अपने विचार प्रकट कर सके, और नवीन शब्दावली के प्रयोग करने की योग्यता, कि जो नए शब्द आ रहे हैं आप उनका अच्छे से प्रयोग कर सकें। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि हम कहते हैं चाहे आप कोई सी भी भाषा बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, कोई भाषा बोले, लेकिन आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ या इंग्लिश में ईडियम या फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, तो आपकी जो भाषा है वो रचनात्मकता जो उसकी है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर एक क्रिएटिवनेस उसकी आ जाती है। तो अब उसके अंदर आ जाता है हमारी उचित अनुच्छेदों का निर्माण करना, उचित समय पर उचित अनुच्छेद कहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करना, और क्रमबद्धता और सुसंबद्धता बनाए रखना, कि कहाँ पे ऐसा ना हो कि क्रम टूट जाए। आप मान लो अभी आप बात कर रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो स्वामी विवेकानंद के बचपन के बारे में, और बचपन छोड़ के अब आप सीधा से लिख रहे हो उन्होंने क्या काम किया, ऐसा नहीं करना। आप जो लिख रहे हो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, सुसंबद्धता होनी चाहिए एक तरह से, और व्याकरण के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना है। ऐसा देखा जाता है कि जो क्षेत्र विशेष का असर हमारी जो भाषा है उस पर पड़ता है, इस वजह से भाषा की अशुद्धियाँ हो जाती हैं।
जैसे कुछ क्षेत्रों में जो हमारे लिंग है, लिंग का अनुवाद गलत तरीके से किया जाता है, लड़की की जगह लड़के का यूज़ किया जाता है और जो लोग बोलते हैं वही वो हिंदी में लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। जैसे लड़कियां कहती हैं मैं खाऊंगा, तो जैसे वो घर में बोल रहे हैं वैसे ही वो हिंदी में लिख ही आते हैं कि मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, और लड़के लिखते हैं मैं करूंगी, मैं जाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी अशुद्धि है व्याकरण की। अभी आ जाते हैं हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं हमारे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो आप इस टॉपिक को ऐसे ही ना लें, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पास होना चाहते हैं तो।